हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। इससे पहले जितने भी राइटर्स EMRS TGT PGT के सिलेबस में लिटरेचर वाले पोर्शंस में गिवन हैं, उन सभी के MCQs मैं करा चुकी हूँ। एक सीक्वेंसिंग में हम सारे MCQs को सॉल्व कर रहे हैं और हर एक राइटर की प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पर। अभी तक अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द स्पीकर डिस्क्राइब एज जस्ट अनदर आउटडोर गेम इन द पोयम मेंडिंग वॉल। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही फेमस पोयम है जिसका नाम है मेंडिंग वॉल। ठीक है, अब इसी पोयम से ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा जा रहा है? व्हाट डज द स्पीकर डिस्क्राइब एज जस्ट अनदर आउटडोर गेम। किस चीज को स्पीकर इस तरीके से डिस्क्राइब करता है? कैसे? ये लाइन कह के, जस्ट अनदर आउटडोर गेम। ऑप्शन है बैडमिंटन, फिक्सिंग द स्टोन वॉल दैट मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन हिज एंड हिज नेबर्स प्रॉपर्टीज, या फिर रग्बी, या फिर हाइड एंड सीक। आप इजीली गैस कर लोगे। इसके ऑप्शन ही इस तरीके से क्रिएट हो गए हैं कि आंसर लगाना बहुत ही आसान हो गया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? एज जस्ट अनदर आउटडोर गेम। जैसे कि कोई अनदर दूसरा आउटडोर गेम होता है ना, इतना ही सिंपल है ये। क्या? फिक्सिंग द स्टोन वॉल दैट मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन हिज एंड हिज नेबर्स प्रॉपर्टीज। ओके, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Yes, the right answer is fixing the stone wall that marks the boundary between his and his neighbor's properties. Moving to the next question. Second is, in Fire and Ice, the speaker contemplates whether the world will end in fire or ice. Fire or ice, which wins out in his conclusion. और उसके स्पीकर के कंक्लूजन में कौन जीतता है? देखिए, ये भी बहुत फेमस पोएम है फायर एंड आइस। इनफैक्ट ये NCERT की बुक में अवेलेबल है पोएम। और इसमें ये स्पीकर जो है वो कंटेम्पलेट कर रहा है, फायर और आइस के बीच में एक तरीके से कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है, वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस, किस ये जो संसार है इसका जो अंत होगा वो आग से होगा या बर्फ से होगा। ठीक है, तो अंत में उसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कौन जीतता है अंत में उसके कंक्लूजन में? फायर, आइस, या बोथ, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? वेदर इट इज फायर और आइस। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है फायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फायर। नेक्स्ट इज, in the second part of Fire and Ice, the speaker contemplates whether it would be preferable to die by fire or by ice. Which does he conclude is the better death? देखिए, पोएम के सेकंड स्टैंजा में क्या होता है, सेकंड पार्ट में क्या होता है फायर एंड आइस के? स्पीकर कंटेम्पलेट करता है कि वेदर इट वुड बी प्रेफरेबल टू डाई बाय फायर, कि सबसे अच्छा क्या है। मतलब मरना तो सभी को है, अंत तो सभी का आना है, लेकिन बेटर अंत या बेटर मृत्यु किससे होगी? आग से ज़्यादा सही है मरना या फिर आइस से? ठीक है, और उसके कंक्लूजन में कौन जीतता है, फायर या फिर आइस? ऑप्शंस आर फायर, आइस, बोथ, नन ऑफ दीज। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ, सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Yes, यहां पर जो राइट आंसर है वो है आइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कि मरना जो है वो आइस के द्वारा ज्यादा आसान है, बेटर है। नेक्स्ट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट द क्विंटेस्टियल, yes, I guess quintessential New England poem spent his first 11 years in what place?
ऑप्शंस आर डेरी मैसाचुसेट, या फिर लंदन डेरी न्यू हैम्पशायर, लंदन इंग्लैंड, या फिर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने पहले 11 ईयर्स कहाँ पर व्यतीत किए थे? वो कौन सा प्लेस था? और ये आई गेस ये भी हो सकता है कि क्विट और इसेंशियल अलग अलग भी हो सकता है, सेपरेटेड। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि आप इनके बारे में सुनते ही हो कि स्टार्टिंग में मतलब ये वैसे तो अमेरिकन पोएट हैं पर बाद में ये शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम विच पोएम इज द फॉलोइंग लाइन एक्सट्रैक्ट? कौन सी पोएम से, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी पोएम से ये लाइन ली गई है? अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव। बताइए, बहुत ही फेमस लाइन है, अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव। ऑप्शन है मूविंग, बर्चेस, द अर्थ एंड अदर प्लेसेस फॉर लव, या फिर डेजर्ट प्लेसेस। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बर्च। ये भी बहुत फेमस पोएम है बर्चेस, इसी से ये लाइन ली गई है। ठीक है, अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव। नेक्स्ट इज yes, question number 6 is what is the rhyming scheme of after apple picking? ये जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आफ्टर एप्पल पिकिंग, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? ए बी बी सी डी, या फिर ए बी ए सी डी सी, और नेक्स्ट डी ई डी, या फिर ऑप्शन सी है ए बी सी डी सी, या फिर लास्ट ऑप्शन इज इट हैज नो फिक्स्ड राइम स्कीम। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, एप्पल पिकिंग, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट हैज़ नो फिक्स्ड राइम स्कीम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 7th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ स्टॉपिंग बाय बर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग एक्सक्लूडिंग द लास्ट स्टेंजा? मतलब लास्ट स्टेंजा को एक्सक्लूड करते हुए बाकी जो पोएम है उसकी राइमिंग स्कीम क्या है? ऑप्शन है ट्रिपल बी सी, या फिर ए बी सी बी। नेक्स्ट है ए बी सी। नेक्स्ट इज 4 टाइम्स ए है एंड 4 टाइम्स बी। क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए, सोचिए, आंसर कीजिए। स्टॉपिंग बाय बर्ड्स इन अ स्नोई इवनिंग, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? और ये बहुत ही फेमस है, अगर आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ रहे हो तो ये पोएम आपके लिए नेसेसरी हो जाती है पढ़नी, इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसकी लाइंस भी पूछ ली जाती हैं, और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की फेवरेट लाइन है वो तो है ही। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 8th नंबर क्वेश्चन, इन द वुड पाइल द स्पीकर डिसाइड्स टू कंटिन्यू वॉकिंग इन द वुड्स, व्हाट एनिमल डज ही देन सी?
बताइए वहां पर वो कौन से एनिमल को देखता है तब? ऑप्शन है अ बर्ड, अ फॉक्स, अ डियर, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसकी जगह आप कुछ और लिख लीजिए, ठीक है, अ हॉर्स लिख दीजिए। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। वुड पाइल में स्पीकर डिसाइड करता है टू कंटिन्यू वॉकिंग इन द वुड, कि वो जंगल के अंदर जाएगा, ठीक है। आगे क्या होता है? व्हाट एनिमल्स डज ही देन सी, तो कौन सा एनिमल है जिसे वो वहां पर देखता है? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो होगा अ बर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 3 foggy mornings and 1 rainy day will rot the best birch fence a man can build. From which poem is this line extract? ये जो लाइन है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस पोएम से ली गई है? लाइन को ध्यान से समझना है, लाइन को समझते ही आप पोएम के नेम तक पहुंच जाओगे इजीली। देखिए क्या है? 3 foggy mornings and 1 rainy day will rot the best birch fence a man can build. Options are mending wall, home burial, birches या फिर the tuft of flowers. What should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है होम बरियल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, होम बरियल। नेक्स्ट इज फिनिश दिस लाइन फ्रॉम मूविंग। मूविंग एक पोएम है, उसे ये लाइन ली गई है और इसको कंप्लीट करना है। लाइन क्या है? एनीथिंग मोर देन द ट्रूथ वुड हैव सीम्ड टू डैश। एनीथिंग मोर देन द ट्रूथ वुड हैव सीम्ड टू, क्या आएगा? सीम्ड टू सिली, सीम टू फॉल्स, सीम टू प्रीवर्स या फिर सीम टू वीक। सोचिए, आंसर कीजिए। What should be the correct answer? Anything more than the truth would have seemed to dash. Yes, would have seemed to weak. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो इस लाइन को कंप्लीट करेगा वो वर्ड है वीक। Okay then, moving to the next question. Question number 11 is the tuft of flowers is written in. ये किस फॉर्मेशन में लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है द टफ्ट ऑफ फ्लावर्स। ये इसकी फॉर्मेशन क्या है एग्जैक्टली? ऑप्शन है हीरोइक कपलेट्स, फैंटास्टिक डिबलेट्स या फिर कॉर्जियस ट्रिपलेट या फिर इंटरप्रेट सेप्टेट्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? ये आई थिंक ऑप्शन ही आपको कंफ्यूज करने के लिए क्रिएट कर दिए गए हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? यस, heroic couplets. Option number A is the correct answer. Moving to the next question. How would you characterize the line lengths in after apple picking? तो आफ्टर एप्पल पिकिंग में जो लाइन्स हैं उनकी जो लेंथ है उसको आप कैसे कैरेक्टराइज करते हो? दे फॉलो अ स्ट्रिक्ट पैटर्न या फिर दे आर द सेम थ्रू आउट, दे वेरी कंसिडरेबली या फिर दे आर इररेलेवेंट टू द पोएम। तो किस कैटेगरी में आप उन्हें रखोगे या कैसे कैरेक्टराइज करोगे? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? दे फॉलो अ स्ट्रिक्ट पैटर्न,
इस पोएम की जो लाइंस हैं वो एक स्ट्रिक्ट पैटर्न को फॉलो करती हैं, दे आर द सेम थ्रू आउट, या फिर ऑल ओवर सेम नज़र आती हैं, या फिर दे वेरी कंसिडरेबली, या फिर दे आर इररेलेवेंट टू द पोएम। यस, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है दे आर वेरी कंसिडरेबली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 13, इन न्यू इंग्लैंड व्हेन डू पीपल जनरली पिक एप्पल्स। तो न्यू इंग्लैंड में लोग सामान्यतः कब एप्पल्स को पिक करते हैं? ऑप्शन है विंटर, स्प्रिंग, समर या फॉल। यस, क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। और ये भी क्वेश्चन कौन सी पोएम से है? यस, एप्पल पिकिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फॉल। नेक्स्ट इज 14, what according to the poem is apple cider made from? Bad apple, fallen apple, lead या very small rocks? यस, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है बैड एप्पल्स। नेक्स्ट इज व्हाई डज द चाइल्ड्स ग्रेव सिट ऑन द फैमिलीज प्रॉपर्टी इन होम बरियल? होम बरियल जो पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। इसमें कहा गया है व्हाई डज द चाइल्ड्स ग्रेव सिट ऑन द फैमिलीज प्रॉपर्टी? ऑप्शन है द फैमिली लिव्स इन अ म्युनिसिपल सीमेट्री, या फिर फैमिली ग्रेवयार्ड्स वर कॉमन इन अ न्यू इंग्लैंड फार्म्स, द ग्रेवयार्ड हैज़ बीन मूव्ड देयर बाय अ डेवलपर, या फिर द बरियल वाज चीपर दैट वे। देखो, इसमें पूछा गया है कि बच्चे की जो ग्रेव होती है वो उनके खुद के घर में ही क्यों ग्रेव बनी हुई है? ठीक है, फैमिली की प्रॉपर्टी पर ही क्यों है? तो ऑप्शन है द फैमिली लिव्स इन अ म्युनिसिपल सीमेट्री। क्या एक नगर पालिका की जो सीमेट्री होती है, सीमेट्री मतलब जहाँ पर दफनाया जाता है, ठीक है, लोगों को, तो वही सीमेट्री जो है वहीं पे फैमिली रहती है, या फिर फैमिली ग्रेवयार्ड्स वर कॉमन ऑन न्यू इंग्लैंड फार्म्स, या न्यू इंग्लैंड फार्म्स में ये कॉमन बात है कि लोग जो हैं अपनों की जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें अपने घर में उनकी ग्रेव बना लेते हैं। नेक्स्ट है द ग्रेवयार्ड हैज़ बीन मूव देयर बाय अ डेवलपर, या फिर एक डेवलपर के द्वारा उस ग्रेवयार्ड को वहाँ पे मूव कर दिया गया है। नेक्स्ट है द बरियल वाज चीपर दैट वे, या फिर दबा इस तरीके से बरियल करना, दबाना सस्ता पड़ता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फैमिली ग्रेवयार्ड्स वर कॉमन ऑन न्यू इंग्लैंड फार्म्स। ठीक है, ये कॉमन है वहां पर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 16, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द फर्स्ट पोएम दैट फ्रॉस्ट पब्लिश्ड प्रोफेशनली? तो फ्रॉस्ट ने जो अपनी पहली पोएम प्रोफेशनली पब्लिश की थी उसका नाम क्या है? ऑप्शन है फायर एंड आइस, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, स्टॉपिंग माई बोट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, या फिर माई बटरफ्लाई एंड इलेजी। द फर्स्ट प्रोफेशनली पब्लिश्ड वर्क। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है माई बटरफ्लाई एंड इलेजी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, माई बटरफ्लाई एंड इलेजी। नेक्स्ट इज
17. In what year did Frost receive his undergraduate diploma from Dartmouth College? कौन से ईयर में फ्रॉस्ट ने अपना अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा लिया था डॉर्टमाउथ कॉलेज से? ऑप्शन है 1892, 1906 या फिर ही डिड नॉट रिसीव अ डिप्लोमा 1894। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? अगर आपने इनकी बायोग्राफी पढ़ी है तो आप इजीली इसका आंसर कर लोगे। क्या हो सकता है राइट आंसर? यस, ही डिड नॉट रिसीव अ डिप्लोमा। ये स्कूल ड्रॉप आउट थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 18. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द जॉब्स दैट फ्रॉस्ट डिड टू सपोर्ट हिज फैमिली? इनमें से एक वो जॉब नहीं है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने की अपनी फैमिली को सपोर्ट के लिए। तो कौन कौन सी जॉब्स दी गई है यहाँ पर? एडिटिंग द लॉरेंस न्यूज़पेपर, नेक्स्ट इज टीचिंग इटालियन, कॉबलिंग शूज या फिर डिलीवरिंग न्यूज़पेपर्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? इनमें से वो कौन सा काम था जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा नहीं किया गया? बाकी के जो बाकी 3 काम हैं वो उन्होंने किए थे अपनी फैमिली के सपोर्ट के लिए। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है टीचिंग इटालियन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टीचिंग इटालियन। बाकी सारे काम इन्होंने किए। क्या क्या किया? एडिटिंग दी लॉरेंस न्यूज़पेपर, लॉरेंस न्यूज़पेपर के एडिटर थे। और कॉबलिंग शूज़ को कॉबल किया, मतलब वही मेंड करना, कॉबलिंग करना। नेक्स्ट इज डिलीवरिंग न्यूज़पेपर डिलीवरी का भी काम किया इन्होंने। 19 इज इन व्हाट ईयर डिड फ्रॉस्ट सेल हिज फर्स्ट प्रोफेशनल पोएम टू द न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट? तो वो कौन सा ईयर था जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पहला अपना जो प्रोफेशनली जो पोएम थी उसे मतलब सेल किया था एक तरीके से न्यूयॉर्क इंडिपेंडेंट में? ऑप्शन है 1920, 1894, 1892 या फिर 1901। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है 1894। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1894। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ फ्रॉस्ट वाइफ? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वाइफ का नाम क्या था? इजाबेला मूडी, इरमा फ्रॉस्ट, मरियम वाइट या फिर एलिनोर वाइट? इस क्वेश्चन को हम लास्ट वीडियो में भी कवर अप कर चुके हैं। आई होप आपको आंसर लर्न हो ही गया होगा। क्या है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? एलिनोर वाइट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 21. How did the Atlantic Monthly describe Frost poetry in their rejection letter? Options are repetitive rhyming, precious prose, vigorous verse, pathetic poetry. तो किस तरीके से डिस्क्राइब किया था अटलांटिक मंथली, जो इन जर्नल निकलता था या फिर एक तरीके से मैगजीन निकलती थी अटलांटिक मंथली के नाम से? तो इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोइट्री थी उनके इन देयर रिजेक्शन लेटर्स, तो उनके जो रिजेक्शन लेटर्स थे उनको किस तरीके से इन्होंने डिस्क्राइब किया? हाउ डिड द अटलांटिक मंथली डिस्क्राइब फ्रॉस्ट पोइट्री इन देयर रिजेक्शन लेटर? जब उन्होंने उनकी पोइट्री को रिजेक्ट करते हुए जो लेटर्स लिखे उनमें किस तरीके से डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने लिखा था? क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, what should be the correct answer? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है विगोरियस वर्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विगोरियस वर्स। नेक्स्ट इज 22.
इन व्हाट ईयर डिड फ्रॉस्ट एंड हिज फैमिली मूव टू इंग्लैंड? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फैमिली, मैंने कहा था ये बाद में शिफ्ट कर गए थे, पहले अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, अमेरिका में रहते थे, उसके बाद वहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं। तो इसमें कहा गया है इन व्हाट ईयर, कौन से ईयर में डिड फ्रॉस्ट एंड हिज फैमिली मूव टू इंग्लैंड, ये इंग्लैंड चले जाते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट और उनकी फैमिली। ऑप्शन है 1912, 1915, 1910 या फिर 1892। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए, वो कौन सा ईयर था? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1912। ओके, 1912 में ये शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट इज 23, इन मेंडिंग वॉल What is there that does not love a wall? मेंडिंग वॉल जो पोएम है उसमें क्या चीज़ थी वो that does not love a wall? ऑप्शन है नेचर, गॉड, अ नेवर या समथिंग। जो उस वॉल को पसंद नहीं करता था, कौन था? नेचर के द्वारा पसंद नहीं की जा रही थी, गॉड के द्वारा पसंद नहीं की जा रही थी, एक पड़ोसी के द्वारा पसंद नहीं की जा रही थी उस वॉल को, या समथिंग, मतलब कोई भी हो सकता है, किसी भी चीज़ के द्वारा पसंद नहीं किया जाना। यस, इसका राइट आंसर है नीवर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 24, व्हाट टर्म डज फ्रॉस्ट यूज टू पर्सोनिफाई द सेथ इन मूविंग? बताइए, सेथ को पर्सनिफाई करने के लिए इन्होंने कौन सी टर्म, कौन सा वर्ड यूज किया है? सिंगिंग सेथ कहाँ है, विस्परिंग सेथ कहाँ है, वर्किंग सेथ या स्टैंडिंग सेथ? मूविंग अपनी पोएम में क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, he said whispering saith. Option number B is the correct answer, whispering saith. Next is 25, fill in the blanks. It went many dash but at last came a dash. क्या आएगा? It went many days but at last come a friend. Next है it went many moments but at last came a leaf. Next is it went many hours but at last a joy. At last came a joy. Next है it went many years but at last came a knock. बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही मोटिवेशनल एक लाइन है और उसको कंप्लीट करना है। It went many years, but at last came a knock. Option number D is the correct answer. Okay, moving to the next. 26th. Which poet were particularly influential for Frost during his time in England? बताइए वो कौन से पोएट्स थे जो लगातार रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे अपना प्रभाव छोड़ रहे थे ड्यूरिंग हिज टाइम इन इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड में रहते थे उस समय पर। पोएट्स के नाम गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है वो कौन से थे। ऑप्शन है एमिली डिकिंसन, रॉबर्ट हेडन एंड थॉमस हार्डी। नेक्स्ट है हेनरी वर्ड्सवर्थ, लॉन्गफेलो या फिर एमी लोवेल। नेक्स्ट इज ई कमिंग्स। नेक्स्ट इज वॉल्ट विटमैन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड पी.बी. शैले। नेक्स्ट इज इजरा पाउंड, रॉबर्ट ग्रेव एंड रॉबर्ट ब्रूक। तो यहाँ पे कौन से पोएट्स की बात हो रही है जिन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को इन्फ्लुएंस किया? यस, सोचिए, आंसर कीजिए।
क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए वो पोएट्स थे इजरा पाउंड, रॉबर्ट ग्रेव्स एंड रॉबर्ट ब्रूक. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 27 is why did Frost come back to America in 1915? तो ये अमेरिका वापस क्यों आते हैं 1915 में, ये पूछा जा रहा है. ऑप्शन है he was tired of England, his wife died of smallpox, the outbreak of World War II या फिर the outbreak of World War I. तो आप ईयर के हिसाब से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड तो समझ सकते हो कि कौन सा राइट आंसर हो सकता है, या फिर और कोई रीज़न था, वो टायर्ड हो गए थे इंग्लैंड से, या फिर उनकी वाइफ की मृत्यु हो जाती है स्मॉल पॉक्स से. विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज 28. व्हाट सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन डिड फ्रॉस्ट को फाउंड इन 1920? कौन सा वो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है जिसके ये को फाउंडर बने 1920 में? ऑप्शन है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, ब्रैडलोफ स्कूल एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ इंग्लिश, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्कूल ऑफ पोइट्री, या फिर एमहर्स्ट कॉलेज. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? 1920 में ये किस इंस्टीट्यूशन के को फाउंडर बनते हैं? यस, उसका नाम था ब्रैडलोफ स्कूल एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ इंग्लिश. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज 29. व्हाट पर्सनल ट्रेजेडी फॉर फ्रॉस्ट अकर्ड इन 1938? वो कौन सी पर्सनल ट्रेजेडी थी जो 1938 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ घटित होती है? ऑप्शन है फ्रॉस्ट डाइड ऑफ हार्ट फेलियर, फ्रॉस्ट वाइफ डाइड ऑफ हार्ट फेलियर, फ्रॉस्ट सन डाइड ऑफ हार्ट फेलियर, या फिर फ्रॉस्ट्स डॉटर डाइड ऑफ हार्ट फेलियर. देखिए, मृत्यु हार्ट फेलियर से ये किसकी होती है, ये आपको फाइंड आउट करना है. क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, 1938 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वाइफ की मृत्यु होती है बाय ऑफ हार्ट फेलियर. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Next is 30. Who was the inspiration for A Witness Tree? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये जो पोएम लिखी थी A Witness Tree, इसके लिए उनके लिए कौन इंस्पिरेशन था? ऑप्शन है एलिनोर वाइट, यानी कि इनकी खुद की वाइफ जो थी, इजरा पाउंड, या फिर इजाबेला मूडी, या फिर के मॉरिसन. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यहाँ पे जो इंस्पिरेशन होती है विटनेस ट्री के लिए वो है के मॉरिसन. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, के मॉरिसन. ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताना है कि कैसी लगी वीडियो.
ओके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सारे राइटर्स की जो मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट से पहले वाले जो राइटर्स हैं इन द सिलेबस, तो वो सारे राइटर्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएंगी। उनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए बार बार, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।